आज के इस बहुत ही शानदार कार्यक्रम जो आनी विधानसभा क्षेत्र का यहाँ पर किया जा रहा है, हिमाचल प्रदेश के हमारे गठन के 75 वर्ष पूर्ण होने पर आप सब लोग आज के इस समारोह का हिस्सा बने हैं। मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। हमारे इस कार्यक्रम में आज के हमारे बीच में आपके इस विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक भाई किशोरीलाल जी, हमारे पार्टी के साथी मंडल के अध्यक्ष श्री अमर सिंह ठाकुर जी, एपीएमसी के चेयरमैन जी कुल्लू के, हमारे बीच में डिप्टी कमिश्नर कुल्लू, एसपी कुल्लू और यहाँ नगर पंचायत की अध्यक्षा सरसा देवी जी, नगर पंचायत निर्मल के अध्यक्षा ममता जी, पार्टी के हमारे साथी श्री जीवन ठाकुर जी, देवेंद्र नेगी जी, योगेंद्र शुक्ला जी, अंजना भारती जी, अनु ठाकुर जी और हमारे पार्टी के बहुत पुराने साथी आदरणीय श्री चंदेल जी, सबका नाम संभव नहीं है, मैं क्षमा चाहूंगा। यहाँ हमारे विभागों के सभी अधिकारीगण, पंचायती राज संस्थाओं के चुने हुए प्रतिनिधि, महिला मंडल के सभी प्रतिनिधि, उपस्थित सभी भाइयों बहनों, नौजवान साथियों और पत्रकार मित्रों, आज आप सबके बीच में आनी विधानसभा क्षेत्र में एक बार फिर से आना हुआ और जिस गर्मजोशी के साथ आप सब लोगों ने हमारा यहाँ पर अभिनंदन स्वागत किया, थोड़े थोड़े धक्के भी लगे, लेकिन हम नेताओं की मुश्किल ये होती है, धक्का लगे तो हम उनका धन्यवाद करते हैं। तो सबका धन्यवाद। जिस तरह से गर्मजोशी के साथ आप लोगों ने स्वागत किया, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत आभार। ये आदमी अपना है, मेरा आदमी है, मैं कहता हूं, इसलिए कहता हूं क्योंकि जैसे सराजी आप हैं वैसा सराजी मैं हूं। रिश्ता जन्म से नहीं होता है कि किसी के परिवार में चाचा है या ताया है, मामा है या भांजा है, ये रिश्ता तो एक रिश्ता है, वो अपनी जगह है। लेकिन कुछ जगह इलाकों का ऐसा रिश्ता होता, लोगों का ऐसा रिश्ता होता है, वो उससे भी मजबूत होता है, उससे भी प्यारा होता है, उससे भी न्यारा होता है। वो रिश्ता मैं आप सबके साथ रखता हूं। हमारा सराज विधानसभा क्षेत्र, आनी विधानसभा क्षेत्र जिस तरह से एक रिश्ते में बंधा हुआ है और उस रिश्ते को हमेशा हम लोगों ने मजबूत करने की हमने कोशिश की है, उसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आप सबका बहुत बहुत आभार करता हूं। यहां मैं आज के इस कार्यक्रम में मैं देख रहा हूं कि महिलाएं ज्यादा आई हैं और पुरुषों को घर में रखा है। ये बदलता भारत है, ये बदलता हिमाचल है, ये बदलता सराज है, बदलता आनी है, मैं कह रहा हूं। नहीं तो एक दौर ऐसा होता था जब कहीं मुख्यमंत्री आते थे तो ये पुरुष लाट साहब ऐसा बोलते थे आपको कि भाई मुख्यमंत्री जा रहे, हम जा रहे हैं, जरा जल्दी खाना बना देना, जल्दी खाना जाकर के हमको कार्यक्रम में पहुंचना है। तो आज आप लोगों ने कहा होगा कि मुख्यमंत्री जी आ रहे, हम जा रहे हैं। और आपकी आवाज उन तक पहुंच रही होगी, वो पूछेंगे घर में तो अच्छा है और आगे बढ़ाने की बात कर रही है, ठहरो तुम घर तो आओ ना, ऐसी बात होगी। मैं क्षमा चाहूंगा आप लोगों के बीच में देर से पहुंचा, कोशिश की जल्दी पहुंचने की, लेकिन उसके बावजूद भी समय लग गया।
इसलिए अगर आप लोगों ने आज ये काम कर ही लिया है, आप आ ही गए हैं, तो घर में मैसेज भी दे दो कि शाम को देर होंगी, थोड़ा खाना वाना बना कर चले, ये भी संदेश दे दो। अब क्या करें भाई, दौर ऐसा आ गया, वक्त ऐसा। अभी हाल ही में मैंने एक फैसला किया कि महिलाओं की आबादी 50% है, आबादी का आधा हिस्सा महिलाएं, और इसलिए हमने कहा कि महिलाओं को काम के लिए जाना पड़ता है, आना पड़ता है, दुकान के लिए गए, अपनी नौकरी के लिए गए, अपने कारोबार के लिए गए, आने जाने में किराया बहुत खर्च होता है। फैसला लिया हमने कि महिलाओं की आबादी अगर आधी है तो किराया भी आधा लिया जाएगा। सभी पुरुष भी कष्ट करो थोड़ा सा, भाई तारीफ करो। ये पुरुष नहीं मिला रहे, आप देख रहे हैं, देखो कैमरे वाले भी देख रहे हैं, आप लोग भी चेहरे देख रहे हैं। जब मैंने इस तरह का फैसला किया तो हमारे किसी साथी ने मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दिया मोबाइल पर, बोलता हाँ आपने महिलाओं के लिए कर दिया ये, लेकिन हमने क्या बिगाड़ा था बोलता। मैंने कहा भाई साहब बिगाड़ा तो कुछ नहीं, अब महिलाओं का वक्त है, उनको आने जाने का रास्ता थोड़ा और आसान करना चाहिए। कहने लगे कि हमारा क्यों नहीं किया। अब आप बोलते वोट मांगने के लिए आएंगे तो बोलते उनसे मांगना, लाड़ी से वोट मांगना, मेरे से मत मांगना मुझसे। मैंने कहा ये तो बड़ा भाई क्या हो गया भाई, ये तो बड़ा मुश्किल हो गया। फिर मैंने उनको बोला, मैंने कहा भाई साहब बुरा नहीं माने आप भाई, कि भाई लाभ तो आपको भी हुआ, आप भी उसको फायदे में रहे। बोलता हम कैसे फायदे रहे, किराया आपने उनका माफ किया तो हमारा थोड़ी किया। मैंने कहा फायदे में ऐसे रहे, जब महिला घर से जाती है तो बटुआ तो आपका ही खुलता है। हाँ वो तो है, वो तो बटुआ तो खुलता है, पैसे तो मेरे से ले जाते हैं। तो मैंने कहा तो आपका बटुआ आधा खुलेगा, आधा फायदा आपको हुआ कि नहीं? बोलता हाँ हुआ। मैंने कहा इसका मतलब ये नहीं कि आप रोजाना ये लाड़ी को ही भेजते रहो, जा दुकान जा भी तू, ये बाजार जा तू, ये काम तब करता जा तू भी, इस काम को करके आ जा, ऐसा मत करना। मैंने कहा जब काम को अपने आप ही करना, मतलब वो तो करेंगे, लेकिन मैं कह रहा हूं कि जब हमने इस तरह का फैसला लिया, कुछ हमारे कांग्रेस के मित्रों ने कहा कि बोलते हैं आपने महिलाओं को बोलते मुंहखोर बना दिया, और मुझे इस पर घोर आपत्ति है। घोर आपत्ति इसलिए है क्योंकि महिलाओं को मुंहखोर शब्द कहना, माताएं बहनें हमारी, उनके आने जाने का रास्ता हमने सरल किया है, उसमें थोड़ा जो बोझ पड़ता उसको कम करने की कोशिश की है। हमने अगर मदद की है तो इसका मतलब ये ना समझे दूसरे लोग की हमने उनको मुंहखोर बना दिया। ऐसे शब्दों पर हमको जो है वो सख्त आपत्ति है, और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना उचित नहीं है। कांग्रेस के लिए तो हमारे कांग्रेस के मित्रों को बहुत परेशानी है, और अपने आप बोल रहे हैं जब हम सत्ता में आएंगे हम 18 से 60 साल तक महिलाओं के लिए 1500 रुपए हर महीने का देंगे। जो बोलते हैं ना राधा नाचेगी, ना 9 मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, इस तरह की कहानी जो कांग्रेस पूरे देश भर में खत्म हो गई, कुछ नहीं बचा, बेटा भी मुक्का, जिसको हम बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, बेटे बोलते थे। हाँ हाँ जी, हाँ बेटे खत्म हो पूरे देश में, रही कहां, बची कहां। तो इसलिए यहां कहां से गुंजाइश होगी भाई। आज का ये कार्यक्रम हमने अलग तरह का कार्यक्रम रखा। आजकल हमारे से बहुत परेशानी है, बड़े बड़े तंबू लगा रहे हैं। मैंने कहा तुम भी आओ ना तंबू में, हमारा तंबू तो लगा रहेगा, गड़ा रहेगा और लंबे समय तक रहेगा, और हमारा तंबू तो देश में भी है और प्रदेश में भी है, और
ये लगा ही रहेगा। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, हमने कार्यक्रम तय किया और उसी कार्यक्रम के तहत मैं आपके बीच में यहां पर आया। आज देश की आजादी के 75 वर्ष पर अमृत महोत्सव मना रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी पूरे देश भर में अलग अलग कार्यक्रम करके 75 वर्ष की भारत की इस यात्रा का जिक्र लोगों के सामने, देश के सामने, दुनिया के सामने कर रहे हैं। और अभी आप लोगों ने देखा होगा कि 75 वर्ष पूरे होने पर जो 15 अगस्त का कार्यक्रम था, प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के लोगों से आग्रह किया कि ये बड़ा महत्व का विषय है कि 75 वर्ष आजादी के पूरे हुए हैं। अब की बार हम सम्मान में जहां अमृत महोत्सव मना रहे हैं, हम चाहते हैं कि हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा होना चाहिए। और इस कार्यक्रम के लिए उन्हें पूरे देश के लोगों से आह्वान किया। आज मैं यहां पर भी आ रहा हूं, रास्ते में जब जहां से भी हम जा रहे हैं, चाय की छोटा से ढाबा है, चाय की दुकान है, ढाबा है, एक मोटर मैकेनिक वाला का वर्कशॉप है छोटा सा, लेकिन तिरंगा झंडा लगा। कांग्रेस के लोग बोलने लगे थे इस झंडे से क्या होगा। अरे इस झंडे की वजह से देश स्वतंत्र हुआ है, इस झंडे की वजह से भारत का सम्मान ऊंचा हुआ है। इस झंडे के लिए देश के हजारों लाखों लोगों ने अपने जीवन की कुर्बानी दी है। इस देश के झंडे के लिए हमारा सैनिक गोलियों से छलनी हो जाता है, लेकिन फिर भी तिरंगे झंडे को अपने हाथ में लेकर के उठा करके रखता है, भारत मां की जिंदाबाद का नारा लगाता है। उसके बाद बोल रहे हो कि इससे क्या होगा। देशभक्ति का भाव सदैव बना रहना चाहिए, देशभक्ति का भाव और मजबूत होना चाहिए। और हमें याद करना चाहिए जब देश आजाद नहीं था, उस वक्त हमारे देश में किस प्रकार के जुल्म हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनके ऊपर हो रहे थे। इसलिए भाई और बहनों, इस कार्यक्रम का महत्व अलग तरह का है पूरे देश के लिए, अमृत महोत्सव। और हमारे लिए संयोग का विषय है कि हिमाचल प्रदेश के भी गठन के 75 वर्ष पूर्ण हुए। बहुत सारे लोग यहां पर बैठे हैं जिनकी उम्र जो है, जब हिमाचल का गठन हुआ उस वक्त उन्होंने देखा, मुझे नहीं लगता है कोई होगा, बहुत कम लोगों ने। जब हिमाचल बना था तो हमने ये सुना, हम इसे इतिहास में जाते हैं तो इतिहास में पढ़ने को मिलता है, लेकिन हमने भारत की स्वतंत्रता और हिमाचल प्रदेश का गठन अपनी आंखों से नहीं देखा। क्योंकि इसलिए नहीं देखा, उस वक्त हम इस दुनिया में आए ही नहीं थे। अगर हमें वो सौभाग्य प्राप्त नहीं है तो हम कम से कम एक बात को लेकर के तो करें कि जो हिमाचल प्रदेश के गठन के समय उस वक्त की परिस्थितियां थी, उनको जिन लोगों ने देखा है, उस चित्रण को हम नई पीढ़ी के समक्ष रखें। क्या परिस्थितियां उस वक्त की, क्या हालात थे। इसलिए आज के इस कार्यक्रम में हम उन्हीं सारी बातों को लेकर के आपके बीच में अपनी बात कहने के लिए, हमारे विपक्ष के लोग इस बात को कह रहे हैं कि लोगों को इकट्ठा किया जा रहा है। हां, लोगों को इकट्ठा किया जा रहा है, लोगों को भाषण दिया जा रहा है। हां, लोगों को भाषण दिया जा रहा है, लेकिन हमने क्या सुना। अगर हिमाचल प्रदेश की इस यात्रा में आप लोगों ने डॉक्यूमेंट्री देखी होगी मुझसे पहले, यहां आने से पहले, हमारे आज से पहले जो 5 मुख्यमंत्री मेरे से पहले रहे हैं, हमने उनका भी धन्यवाद किया है। उनका भी योगदान हिमाचल प्रदेश के विकास में रहा है, चाहे वो डॉक्टर परमार जी रहे, चाहे वो वीरभद्र सिंह जी रहे, चाहे शांता कुमार जी रहे, चाहे ठाकुर रामलाल जी रहे, चाहे प्रेम कुमार धूमल जी रहे। लेकिन उसके बाद हमने एक बात को तय किया, सही मायने में इस यात्रा का साथी कौन, इस यात्रा में अगर यहां पहुंचे हैं तो किसका योगदान सबसे ज्यादा रहा है। वो योगदान रहा है आप सब भाई बहन जो यहां बैठे हैं, जो मेहनत कर, किसान, बागबान, कर्मचारी, हमारे डॉक्टर, इंजीनियर,
जो जितने भी हमारे लोग हैं उनका योगदान रहा है, चाहे माता है चाहे पुरुष है, सभी लोगों का योगदान। इसलिए पूरे प्रदेश भर में आज हम अभिनंदन करने के लिए, उनका धन्यवाद करने के लिए निकले कि हिमाचल की इस यात्रा में आप सबका बहुत बड़ा योगदान रहा है। लेकिन यात्रा यही समाप्त नहीं होती, अभी हमने आगे जाना है, हिमाचल को और आगे बढ़ाना है। उसके लिए आप सबका योगदान चाहिए, आप सबका सहयोग। जिस तरह से 75 वर्ष की इस यात्रा में रहा, इस तरह से आपका योगदान आने वाले समय में भी चाहिए। इस आह्वान करने के लिए आप सबके बीच में आज के इस कार्यक्रम में हम यहाँ पर आए। लेकिन हमारे मित्रों को लग रहा है, उनको लग रहा है कि चुनाव आए हैं तो इसलिए कर रहे हैं। चुनाव जब आएंगे तो देखेंगे, चुनाव का दौर जब होगा तब की बात तब करेंगे। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में सब लोगों ने मेहनत के साथ इस हिमाचल प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए जो योगदान दिया है, हम उनका एहसान चुकता नहीं कर सकते। इसलिए मैं सार्वजनिक सभाओं में आजकल सिर्फ एक काम कर रहा हूं कि आप सबका आभार, हिमाचल वासियों का आभार, आप सबका धन्यवाद। और आप सब लोगों ने हिमाचल को आगे बुलंदी तक पहुंचाने में योगदान दिया है। और मेहरबानी करके इस बात को भी सुनिश्चित करें कि आने वाले समय में भी आप सबका योगदान इसी प्रकार से चाहिए। भाइयों बहनों, हमारा सरकार का 4.5 वर्ष का कार्यकाल आप सबके बीच है और मुझे इस बात को लेकर के संतोष है कि खुशी है कि आप सबका सहयोग और समर्थन हमेशा हर कदम पर मिला और इस तरह से हम आगे बढ़े, हिमाचल प्रदेश को संगठित होकर के आगे बढ़ाने का हमने काम किया। और सबसे बड़ी बात है कि कोविड का इतना बड़ा संकट आया, संकट के बावजूद भी हमने हिमाचल प्रदेश में हर क्षेत्र में विकास को गति देने की कोशिश की है। अगर आज हम आनी विधानसभा क्षेत्र के आपके यहाँ पर भी पहुंचे हैं तो मैं देख रहा हूं हमने 6 शिलान्यास किए हैं और 6 शिलान्यास किए हैं और शिलान्यास में हमने कितना 45 करोड़ रुपए का आज बजट प्रावधान करके आपके विधानसभा क्षेत्र के विकास को आपका ये इलाका 2 हिस्से में बटा हुआ है। निर्मंडल का इलाका अपनी समस्या के कारण वहां पड़ा हुआ है, आनी का इलाका यहाँ है। निर्मंडल वालों का कहना था कि हमारे यहाँ पर एसडीएम का दफ्तर होना चाहिए, हर हाल में होना चाहिए। हमने वहां पर एसडीएम का दफ्तर खोला, इसलिए खोला क्योंकि वहां की जरूरत है, उस जरूरत को पूरा करना। आनी क्षेत्र के लोगों को स्वास्थ्य के लिए बहुत कठिनाई का सामना करना है। नजदीक हॉस्पिटल नहीं है, बड़ा हॉस्पिटल नहीं है। हमने कहा बड़ा हॉस्पिटल चाहे जहां मर्जी बने, लेकिन आनी का हॉस्पिटल हम बड़ा बना करके देंगे। और सिविल हॉस्पिटल इसको किया। सिविल हॉस्पिटल करने के साथ साथ में 66 करोड़ रुपए का सिविल हॉस्पिटल में दावे के साथ कह सकता हूं हिमाचल प्रदेश में किसी एक सिविल हॉस्पिटल के लिए 66 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं तो एकमात्र आनी का हॉस्पिटल है। उसके लिए मैं आपको बहुत मेरे यहाँ पर भी सिविल हॉस्पिटल बन रहा है बक्सर में, लेकिन कितने से बन रहा है? इससे आधा 25 करोड़ में बन रहा है। आप 66 करोड़ के इस हॉस्पिटल में जब सारी सुविधाएं मिलेंगी आपको, तो आप यहाँ पर सब तरह के डॉक्टर यहाँ आपको उपलब्ध होंगे, सब तरह का इलाज आपको यहाँ पर उपलब्ध होगा। ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूँ और इसलिए मैं आप सबको इस बात के लिए बधाई देता हूँ। क्योंकि जो काम जहाँ चाहिए, जहाँ जो विकास चाहिए वहां पर वो विकास देने की हमने कोशिश। अगर ये कोविड का संकट नहीं आता तो शायद मुझे लगता है कि शायद और भी बेहतर ढंग से हम काम कर सकते थे। लेकिन इस कोविड के संकट में हमें कभी एहसान चुकता नहीं कर सकते उन लोगों का। हमारी आशा वर्कर यहाँ पर बैठी हैं, अपने जीवन को जोखिम में डाल करके हमारी जिंदगी को बचाने के लिए वो काम करती है। उनके एहसान को हम चुकता नहीं कर सकते। हमारी आंगनबाड़ी वर्कर घर घर जाकर के जो है वो मदद करने के लिए आगे बढ़ करके काम करती है। हमारे डॉक्टर
नर्सेज, फार्मासिस्ट, सफाई कर्मचारी, उनकी वजह से हम सुरक्षित होकर के यहां पर बैठे। और अगर आज हम हजारों की संख्या में यहां पर आने के इस कार्यक्रम में बैठे हैं तो हमको एहसान कभी नहीं भूलना चाहिए कि अगर हम इतनी बड़ी संख्या में यहां बैठे हैं, अगर वैक्सीन की डोज नहीं लगी होती तो शायद ऐसी स्थिति नहीं हो पाती कि हम मुंह में छिकड़े के साथ ही बैठे होते यहां पर। अब मुझे लगता है ये स्थिति आज तक। अब ये श्रेय जाता है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को जाता है। वैक्सीन बना करके तैयार की, बिना पैसे के वैक्सीन उपलब्ध कराई, और सभी देशवासियों से कहा कि वैक्सीन बन करके तैयार है, आप आइए, वैक्सीन सेंटर जाइए और वैक्सीन लगाइए। लेकिन हमारे कांग्रेस के मित्र क्या कहने लगे, मत जाओ, मत जाओ, ये वैक्सीन साइड इफेक्ट करेगी, अभी टेस्टिंग पूरी नहीं हुई है, साइड इफेक्ट हो जाएगा, याददाश्त चले जाएगी, किडनी फेल हो जाएगी, आने वाली जनरेशन टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी। कई तरह की बातें कही। यहां आदमी की जिंदगी को बचाने के लिए काम कर रहे हैं और यहां जाकर के वो इस प्रकार का प्रचार कर रहे हैं। लेकिन मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप सब लोगों ने किसी की सुनी नहीं, मानी तो एक ही मानी, नरेंद्र भाई मोदी जी की बात को माना, जाकर के वैक्सीन सेंटर में जाकर के वैक्सीन की पहली डोज में और वैक्सीन की दूसरी डोज भी लगा। हिमाचल पूरे देश में पहला राज्य जहां पर सबसे पहले वैक्सीन की डोज पूरी की, पहली डोज में भी पहले नंबर पर, दूसरी डोज में भी पहले नंबर पर आए। इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, आपके सहयोग के बिना संभव नहीं। कांग्रेसी पूछते रहे एक दूसरे को, पूछते रहे, जो वैक्सीन लगा करके आता रहा उनको पूछते रहे कि लगा दी वैक्सीन, उसने कहा कि हाँ लगा दी। चक्कर तो नहीं आया आपको? बोलते नहीं, चक्कर भी नहीं आया। नहीं आया तो होगा, बुखार आया होगा आपको, बोलते उन्होंने कहा बुखार भी नहीं आया। अच्छा, बुखार भी नहीं आया। और ऐसे कहते कहते फिर जब उनको मालूम पड़ा कि सबने लगा दिया, हम ही बचे हैं, जाकर के मास्क लगा करके जाकर के वैक्सीन सेंटर पहुंचे और जाकर के वैक्सीन लगा करके आए। और नर्स उनको पूछने लगे कि अगली बहन जी अगली डोज कब लगेगी? ऐसी बेशर्मी की सारी हदें पार, जिसको मैं उचित नहीं लगता शब्द बोलना, लेकिन किया हमने। लेकिन आप सबके सहयोग से मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं, हमने हिमाचल प्रदेश में सारे संकट में बहुत बेहतरीन काम किया। 2.5 लाख लोग हिमाचल के बाहर के प्रदेशों में संकट में फंसे हुए थे। कोई पूना पढ़ाई के लिए गया था, कोई कोटा में बच्चा पढ़ाई के लिए गया था, कोई जाकर के नागपुर में गया था, बेंगलोर गया था, कोई काम करने के लिए गए थे। जाकर के गोवा में 5000 हिमाचल के नौजवान गोवा में रेस्टोरेंट और ढाबा में काम करने के लिए, होटल में काम करने के लिए गए थे। जब संकट में फंस गए तो हमने एक एक आदमी को, एक एक बच्चे को घर तक पहुंचाने का जिम्मा लिया। 2.5 लाख लोगों को घर तक, जो हमारे साथी, हमारे विरोधी तो बोल रहे हैं क्या किया क्या किया। मैं उसमें कुछ नहीं कहना चाहता हूं। उनको इस बात को समझना चाहिए, जब हिमाचल प्रदेश में कोविड से पहले का दौर था, जो सत्ता में लंबे समय तक रहे, हिमाचल प्रदेश में 2 ऑक्सीजन के प्लांट थे और आज हिमाचल प्रदेश में हमारे पास 1000 ऑक्सीजन के प्लांट हैं। कितने आईसीयू बेड थे हिमाचल प्रदेश में, और आईसीयू बेड की संख्या भी हमारी 1000 से ज्यादा होगी, लगभग 1500 के करीब हमारी आईसीयू बेड की हमारी ये हो गई। हम उन बातों में जाएंगे तो बहुत लंबा समय लगेगा। भाई और बहनों, मैं आप सबके बीच में सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि आप सबका सहयोग मिला। हिमाचल प्रदेश लगातार आगे बढ़ते हुए अपनी मंजिल तक पहुंच रहा है। अभी जो आने वाला समय में 2 महीने के बाद एक दौर आएगा जिसके लिए हम बोल रहे हैं कि रिवाज बदलेंगे, तो हम ऐसा बोलते हैं तो उनका सांस ऊपर नीचे होता है।
कहने लगे तो हिमाचल के रिवाज तो बहुत अच्छा। मैंने कहा अच्छा रिवाज है, हम और रिवाजों को बदलने का, हम तो एक रिवाज को बदलने की बात करते हैं। जो रिवाज बना हुआ है 5 साल के एक पार्टी, 5 साल के लिए दूसरी पार्टी, इस रिवाज को अब की बार बदलेंगे। इसलिए नहीं बदलेंगे, हम बोल रहे हैं, हम इसलिए बोल रहे हैं कि पूरे देश ने बदल दिया, सिर्फ हिमाचल बचा है जहां बदलने की बारी है। और अब की बार जो है हिमाचल में बदल करके देंगे। उत्तराखंड में रिवाज बना होता, हर 5 वर्ष के बाद सरकार बदल जाती है, लेकिन अब की बार वहां रिवाज बदला। भाजपा की सरकार थी, भाजपा की फिर से। उत्तर प्रदेश में पिछले 37 वर्षों से लगातार भाजपा की लगातार 2 सरकारें 5-5 वर्ष के बाद बदल जाती थी, लेकिन अब की बार योगी जी थे, योगी जी फिर सरकार में। हरियाणा में, गोवा में, मणिपुर में, सब जगह रिवाज बदल गया। तो हिमाचल वाले क्यों छोड़ेंगे रिवाज बदलने को? भाई बदल करके छोड़ेंगे, निश्चित रूप से बदलेंगे। और इसलिए बदलेंगे क्योंकि हिमाचल की जरूरत है, हिमाचल की आवश्यकता है, और इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए हम सब लोग मिलकर के काम करेंगे। नरेंद्र भाई मोदी जी देश के प्रधानमंत्री 5 वर्ष नहीं, 10 वर्ष नहीं, 20 वर्ष चाहिए, लंबे समय के लिए चाहिए। ये भारत मजबूती के साथ आगे बढ़े, ये आज की आवश्यकता है। और इसके लिए ये जरूरी है कि हम हिमाचल प्रदेश देवभूमि के लोग, जिनको मोदी जी बहुत प्यार करते हैं, स्नेह करते हैं, हम चट्टान की तरह उनके साथ खड़े। अगर आज हिमाचल के विकास की अगर हम बात कहें, 10,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए दिए गए। और आज मुझे इस बात की भी खबर है, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारे हिमाचल प्रदेश के लिए पीएमओ से क्लियरेंस हो गई। हमारा जो बल्क ड्रग फार्मा का जो एक बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट जो है वो हमारे हिमाचल प्रदेश के लिए सभी के पूरे हिमाचल पहले नंबर पर उसमें आया है। उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। जिसमें आने वाले समय में लगभग 50,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा, जिसके लिए 1,000 करोड़ रुपए केंद्र हमको मदद करेगा। उसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को मैं पहली बार सार्वजनिक सभा में इसका जिक्र कर रहा हूं, क्योंकि आज ही खबर मिली हमें, अभी खबर मिली है। उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। 1,000 करोड़ रुपए मोदी जी दे रहे हैं और 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की इन्वेस्टमेंट हिमाचल प्रदेश में होगी। आप देखिए, और उसमें लगभग 20,000 के करीब रोजगार उसमें मिलने वाला है। ये मैं आपके बीच में कह रहा हूं। फिर भी कहते हैं कांग्रेस के लोग, मोदी जी आए थे लेकिन दिया कुछ नहीं। अरे मोदी जी हमको बिना मांगे दे देते हैं। हिमाचल प्रदेश के लिए नरेंद्र भाई मोदी जी ने 800 करोड़ रुपए स्पेशल ग्रांट के तहत दिया। आज अगर हॉस्पिटल का भवन आपका बन रहा है आने का, वो देश जो है 800 करोड़ रुपए में से वो पैसा हमने आपके इस भवन के लिए, हॉस्पिटल के भवन के लिए दिया। आपके यहां पर सड़कों के निर्माण के लिए, आपके स्कूल के भवन के निर्माण के लिए अगर पैसे हमने दिए हैं, तो वो पैसा है जिसको नरेंद्र भाई मोदी जी ने विशेष तौर से हिमाचल प्रदेश के लिए दिया है। 800 करोड़ रुपए दिया, उसके माध्यम से हिमाचल प्रदेश में मिला। इसलिए भाइयों और बहनों में उन सारी बातों का जिक्र करूंगा तो लंबा वक्त जाएगा, लेकिन मैं इतना जरूर कह रहा हूं, जिन योजनाओं के माध्यम से हमने हिमाचल प्रदेश के लोगों की सेवा करने की कोशिश की, वो सारी ये सेवाएं आपके सामने। कुछ लोगों की आदत बन गई, वो अपने आप को बहुत बड़ा मानते हैं। हमने बड़ा हो करके काम करने की कोशिश नहीं की, हमने छोटा हो करके काम करने की कोशिश की है, और छोटा हो करके आप सबकी सेवा करने की हमने कोशिश की है। ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। वो कांग्रेस के लोग 400 करोड़ हिमाचल प्रदेश में पेंशन पर खर्चते थे। जो बुजुर्गों को हम पेंशन देते हैं, विधवा को हम पेंशन देते हैं, हम 400 नहीं, हम 1,300 करोड़ रुपए खर्च रहे हैं। ये हम उनको बताना। वो अपने आप को बड़ा मानते हैं, हम अपने आप को छोटा मानते हैं, लेकिन बड़े से ज्यादा छोटे आदमी भी कई बार काम करते हैं। ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। गरीब आदमी के इलाज के लिए हमने हितकेयर की शुरुआत की।
जो बड़ा आदमी नहीं सोच सका, बड़ा आदमी नहीं कर सका, लेकिन छोटे आदमी ने उस पीड़ा को समझा। जब गरीब आदमी बीमार होता है, उसके इलाज के लिए कितनी कठिनाई उसके परिवार को होती है। हमने गरीब आदमी के इलाज के लिए 5 लाख रुपए का जो है हिमकेयर के माध्यम से प्रावधान किया, और उसके तहत हम अभी तक 3 लाख से ज्यादा लोगों का मुफ्त में इलाज करके उनको स्वस्थ करके घर भेज चुके हैं। ये अंतर है जिस अंतर को समझने और समझाने की आवश्यकता है। हमने सहारा योजना के अंतर्गत 20,000 ऐसे लोग जो बिस्तर पर पड़े हैं, बेबस हैं, चल नहीं सकते, अपना काम नहीं कर सकते हैं, उनके लिए बड़े लोगों ने तो कभी सोचा नहीं, लेकिन सोचने की बात आई तो छोटे आदमी ने सोचा, और छोटे आदमी ने उनके लिए मदद का रास्ता निकाला। सहारा योजना हमने शुरू की, और 3,000 रुपए उन 20,000 लोगों के खाते में हर महीने का डाल सकते, उनकी सेवा कर रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं। ये अंतर है जिसको समझने समझाने की जरूरत है। एक बेटी बीपीएल परिवार की, उस बेटी की शादी होती है, उसके लिए तो हम 31,000 रुपए शगुन योजना के अंतर्गत उसके खाते में डाल रहे हैं। हमने उस बेटी के लिए मदद करने का रास्ता निकाला, लेकिन बड़े बड़े लोग जो अपने आप को कहते हैं, उन्हें ख्याल नहीं आया कि बेटी अगर गरीब परिवार है तो उसकी भी कुछ भावनाएं होती है, उसके भी कुछ अनुमान होते हैं, उसके लिए कुछ सोचना चाहिए, वो नहीं सोच पाया। इसलिए एक नहीं अनेक बातों का हम जिक्र कर सकते हैं। हमने बिजली की योजना में हमने 125 यूनिट आपको बिना पैसे के, बिना बिल के, आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनको बिजली का बिल आया बिल आया, लेकिन 0 बिल आया। जुलाई महीने का बिल आया, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं जितने लोग यहां पर बैठे हैं उन सबको बिल आया, लेकिन कितना बिल आया? 0 बिल आया। ये पहले होता था क्या? कभी होता था? एक गरीब परिवार को 500 रुपए की मदद महीने की हो गई, किसी को 600 रुपए की मदद हो गई, किसी को 400 की मदद हो गई। और कांग्रेस के लोग बोल रहे थे मुफ्त खोल बढ़ा, और जब हमने इस योजना को लागू कर दिया, अब बोल रहे हैं कि हम 300, हम सत्ता में आएंगे तो 300 यूनिट बिजली के फ्री देंगे। अरे हमने तो देना शुरू कर दिया, तुम जब आएंगे और आने की गुंजाइश नहीं, आएंगे तो कैसे आएंगे भाई? ऐसे आएंगे? आने की गुंजाइश नहीं है। ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं भाई और बहनों। बाकी सारी बातों को लेकर के हम विस्तार में कभी दूसरे दिन बात करने के लिए आएंगे आपके बीच में। मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ, आप सबका धन्यवाद करता हूँ कि आप सबका साथ मिला है, सहयोग मिला है, हर कदम पर मिला है। लेकिन आने वाले समय में मैं यही कहना चाहूंगा कि आने विधानसभा क्षेत्र में भाजपा का विधायक जीत के फिर शिमला पहुंचना चाहिए। ये काम आप सौंपिए, इस काम को हम आपके ऊपर सौंप रहे हैं, और उसके बाद जो हमारे करने का होगा उस काम को हम करेंगे। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आने विधानसभा क्षेत्र में जो विकास के लिए कुछ इलाके रह गए हैं, कुछ इलाके में अगर कमी रह गई है, उसकी भरपाई हम करेंगे, उसकी आप चिंता मत करें। और आप सबके बीच में इतना मैं कहना चाहता हूँ, आज से पहले, मुझसे पहले 5 मुख्यमंत्री और रहे, और उन 5 मुख्यमंत्री को सामान्य परिस्थिति में काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। लेकिन एक दौर हमें भी ऐसा चाहिए जब सामान्य परिस्थिति में काम करने का अवसर मिले, यानी कि बिना कोविड के हम काम कर सके, ऐसा एक अवसर जरूर दीजिए। इतना मैं आप सबके बीच में कहना चाहता हूँ। और यहाँ पर कुछ बातों को लेकर के विधायक महोदय जी और मंडल के हमारे सारे पदाधिकारी, अमर सिंह जी और सब लोग कुछ कह रहे थे, कुछ बातें हैं, हमने कहा कुछ मांगे का जिक्र कर रहे थे। उन सारी बातों को लेकर के हम बैठेंगे, बैठ करके चर्चा करेंगे, जो किया जा सकता है वो करने की हम कोशिश करेंगे। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। और आज के इस कार्यक्रम में आप सब बड़ी संख्या में यहाँ पर आज के इस कार्यक्रम में पहुंचे, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और माताओं बहनों से तो मेरा एक ही निवेदन है कि एक तरफा होना है, एक बार सीधे सीधे आपको सहयोग और समर्थन के लिए आगे बढ़ना